अप्लाई कैसे करें? जो वैकेंसी निकला हुआ है उसमें एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को निकालिए, उस फॉर्मेट को भरिए। भरने के बाद एक सर्टिफिकेट है उसमें साथ, वो सर्टिफिकेट में दो हिस्से में डिवाइड होता है, एक आपका सीओ देगा, एक आपका रिकॉर्ड ऑफिस देगा। जो सीओ का पार्ट है, डिसिप्लिन विजिलेंस वाला पार्ट है, उसको वो साइन करके देंगे। दूसरा है रिकॉर्ड ऑफिस के पास आपका एसीआर एंड एनओसी देने के लिए। तो वो फाइनली रिकॉर्ड ऑफिस के पास जब ये एप्लीकेशन पहुंच जाएगा, एसीआर एंड एनओसी लगा के वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वीर सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम समझाएंगे लैटरल इंडेक्शन क्या है, डेपुटेशन और रीएम्प्लॉयमेंट के कैसे काम करता है, एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होती है, वैकेंसी कहाँ खोजनी चाहिए, फॉर्म कैसे भरते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस और डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है। तो पहले हम समझते हैं आज व्हाट इज लैटरल इंडेक्शन। जैसे कि आपके सामने 1986 का मेमोरेंडम है। आज के दिन में गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ये कैंसिल नहीं हुआ ना सुपरसीड हुआ, आज भी स्टैंड करता है। और आज भी डीओपीटी इस चीज़ को फॉलो करता है। डीओपीटी फॉलो करता है मतलब पूरा होल सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रहा है, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल सेक्रेटरीट हो, चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो, चाहे क्यों ना वो आर्मर्ड फोर्सेस के डिफेंस सिविलियन पोस्ट हो, सब में ये चीज़ लागू है। हाँ, कोई इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है। इट इज़ डिपेंड अपॉन आज तक जो संस्थाएं बनी हुई हैं एक्स सर्विसन वेलफेयर देखने के लिए, उनकी जिम्मेदारी था, वो देखे नहीं। और देखे नहीं तो फिर नायब सदर प्रियदर्शन प्रधान साहब ने पहले उड़ीसा हाईकोर्ट में केस किए इस चीज़ के लिए। जब वहाँ से सक्सेस मिला उसके बाद अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद उनका 4 जगह सिलेक्शन हुआ। वन ऑफ द सिलेक्शन इज इन स्पेस, नायब सूबेदार क्लर्क SD प्रियदर्शन प्रधान और इंडियन आर्मी, और थर्ड पोजीशन में वो सिलेक्शन हुए थे। तो कहने का मतलब है आज के दिन में ये ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, और इस ऑर्डर के तहत आप अपना सेकंड करियर बना सकते हैं। इस ऑर्डर का जो अगर खासियत देखोगे, ये पारा 2 में लिखा गया है, इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन अमेंडिंग द रूल इट हैज बीन डिसाइडेड इन कंसल्टेंट्स विथ यूपीएससी। हाईएस्ट रिक्रूटमेंट जो करने का अधिकार रखता है वो यूपीएससी है। उसके साथ कंसल्टेशन करके डीओपीटी ने क्या किया, द नेसेसरी प्रोविजंस फॉर लैटरल इंडेक्शन ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस पर्सन विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रिक्रूटमेंट रूल आज गिवन बिलो। यानी डीओपीटी इज द हाईएस्ट, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हाईएस्ट रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है। तो दोनों ने मिलकर डिसाइड कर दिया कि हर रिक्रूटमेंट रूल में ये क्लॉज रहेगा, और किसी रिक्रूटमेंट रूल में ये क्लॉज नहीं है। फिर से बोलूँगा कि आज तक जितने भी संस्थाएं बनी है वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसन के नाम पे, कहाँ पे सोए हुए थे और क्यों इसके ऊपर उन्होंने नज़र नहीं डाला था। ठीक है, आज के दिन में वीर सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन डेडिकेटेड है रैंक टू स्टाटस एंड पे टू पेंशन फिर एक्स सर्विसमैन के लिए। उन्होंने ये चीज़ उठाया है और आगे जाके कंसल्टेंट कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट के साथ कि इसको कैसे स्मूथली आगे भी बढ़ाया जाए, क्योंकि एक सिस्टम है छूट गया था और आगे इसको फिर से बढ़ाया जाए। एनी हाउ, डीओपीटी और यूपीएससी दोनों मिलके इसको मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया कि रिक्रूटमेंट रूल में इसको इंक्लूड कर लिया जाए। और रिक्रूटमेंट रूल का जो कलम 10 है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से आते हैं? पहला है प्रमोशन, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसके बाद डेपुटेशन, उसके बाद ऑब्जर्शन, उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये 6 कंडीशंस हैं रिक्रूटमेंट मेथड में। लेकिन उन्होंने बोला कि एक स्पेशल प्रोविजन भी लेके आओ फॉर एक्स सर्विसमैन। और फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए क्या कौन से में आएंगे? ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन एंड रीएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों चीज याद रखिए कि ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन एंड रीएम्प्लॉयमेंट में 2 क्लॉज आएंगे, और उसमें एक सर्विसमैन ही रखा जाएगा कॉलम 10 में। फिर कॉलम 11 में इसको एक्सप्लेनेशन किया गया कि फॉर एक्सपर्ट सर्विसमैन मीन्स वो क्या देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो है
गैप है डेफिनेशन में, भाई एक सर्विसमैन कब होगा बंदा, जब रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, द आर्मड फोर्सेस पर्सनल ड्यू टू रिटायरी हु आर टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व विद इन पीरियड ऑफ 1 year हैविंग द रिक्विजिट एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड शैल आल्सो बी कंसिडर्ड। यानी कि लास्ट ईयर सर्विस में आपको लेटर इंडक्शन में कंसिडर किया जाएगा थ्रू डेपुटेशन। अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो, सच पर्सन वुड बी गिवन डेपुटेशन टर्म अप टू द डेट ऑफ दे व्हिच आर ड्यू फॉर रिलीज फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेस। जब तक आप फौज से निकल नहीं जाते तब तक आपको डिपुटेशन में काउंट किया जाएगा। उसके बाद देयर आफ्टर दे मे बी कंटिन्यू एज री एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो क्लॉज है डिपुटेशन एंड री एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने उसको पूरा समझा दिया कि जो डेपुटेशन पार्ट रहेगा वो आप सर्विस के दौरान अगर ज्वाइन कर रहे हो उसको डेपुटेशन बोला जाएगा, उसके बाद री एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। लेकिन लागू किसको है, एक सर्विसमैन को। और एक सर्विसमैन बंदा कब होगा, जब रिटायरमेंट हो जाएगा। जिसके पेज में अभी भी उड़ीसा हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है और कैट दिल्ली में भी चल रहा है कि एक्चुअली में ये कंडीशन जो है एक सर्विसमैन को लागू है या नहीं है। एनी हाउ, जो अभी तक केस लॉ में सेटल हो चुका है कि लास्ट 1 year ऑफ सर्विस में अगर बचा हुआ है आप तो 100% जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा है, इन सर्विस में भी जा सकते हो, लेकिन इन सर्विस में आप डेपुटेशन में जाओगे और उस दौरान आपका रिटायरमेंट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर फौज से आप परमिशन मिल जाता है डिस्चार्ज लेने के लिए, तो वो सामने वाले डिपार्टमेंट जिसमें आप हो वो आपको री एम्प्लॉयमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।